नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। सो कहने का मतलब है कि अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, सक्सेस हासिल करना है, तो आप जिन गोल्स के ऊपर आप फोकस कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो, ना कि उस गोल को प्राप्त करते वक्त जो आपने यहाँ पर परेशानियाँ देखी हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, ना कि उनके ऊपर फोकस करो। ना कि ये सोचने बैठ जाओ कि ये गोल अगर मैं शुरू करूँगा तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अगर दिल कर रहा है करने को तो करो। जो भी चीज़ दिल में आती है, मन में आती है, उसको करना चाहिए। उसी गोल को यहाँ पर टारगेट बनाकर उसको अचीव करने के लिए लग जाना चाहिए, तो उसको अचीव आप कर लोगे। तो अगर आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो अपने आसपास उसकी कोई प्रिंट आउट निकाल कर आप दीवार पर लगा सकते हो, या फिर अपने लैपटॉप पे जो है वॉलपेपर लगा सकते हो, ताकि कि आपको याद रहे आपका गोल क्या है और आपने क्या अपना टाइम जो है इनको डिवोट करना है, किस तरीके से डिवोट करना है और कितना टाइम डिवोट करना है। तो गोल के ऊपर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। और प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन ढूंढना है। तो अपने माइंड को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओके, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, सारा का सारा थॉट प्रोसेस बढ़िया होगा, तो सभी सोल्यूशंस निकल आएंगे, गोल भी अचीव होगा। तो चलिए आज का ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, और शुरुआत हम कोट से करते हैं, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर स्पीकिंग ट्री, और इसके बाद फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी न्यूज़ को हम एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शीशे के सामने में 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको मिलते हैं। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होता है और एक नक्शा आपको मिलता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा नक्शा है, किस राज्य का है या किस देश का है। तो ये वाला जो एडिशन मैं न्यूज़पेपर का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो डेली एडिशन है, तो इसमें कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। अलग अलग एडिशंस जो हैं वो पब्लिश होते हैं डेली, अलग अलग जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके हिसाब से। तो कुछ जो न्यूज़ होती हैं कुछ पेजेस में कुछ मिसिंग होती हैं, कुछ आगे पीछे होती हैं। तो अगर आप डेली एडिशन फॉलो करके चलोगे तो सेम जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वही न्यूज़पेपर मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ। सो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप शेयर ज़रूर कर दो। वीडियो को अभी पॉज करके इसको शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वो इसी तरह के लेक्चर जो थे उनको ढूंढ रहे थे। ओके, तो आप इनको शेयर करो, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है तो इसमें बात कर रहे हैं ए 5G अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टार्टअप्स डिवाइजिंग पायलटिंग न्यू यूज़ केस होल्ड्स पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है अभी कुछ ही महीनों के बाद जो है भारत में 5G टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको जो है हम नई तरीके से डिवाइस कर सकते हैं। एक नया पोटेंशियल जो है वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय में। तो क्या बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जैसे अभी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड है उसको अभी पूरे वर्ल्ड में जो है रोल आउट कर दिया जाएगा सेलुलर नेटवर्क के मामले में। इसके अलावा जो 5G जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम 5th जनरेशन जो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। तो भारत में भी जो है इसकी इंट्रोडक्शन की जाएगी, लेकिन जो इसकी अपील निकल कर आती है भारत में वो अभी तक लिमिटेड ही है। सिर्फ यहाँ पर जो ढांचे की तरीके से बात कर रहे हैं कि एक और जो है एक जो नेटवर्क कनेक्शन कंपनी का मालिक है वो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है और आपके पास एक फ़ोन है, बस आप उसको यूज़ कर रहे हो। ओके, इस तरीके से ज़्यादातर पॉपुलेशन यूज़ कर रही है फ़ोन को। तो कहने का मतलब इसी 5G अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आने वाले समय में, आगे बात कर रहे हैं कि कुछ ही महीनों बाद जो है 5G जो है पूरी तरीके से भारत में इसकी सर्विस उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है यहाँ पर। और 5G की अगर बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर जो है अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको जो है बूस्ट मिल सके, उसको आगे लेकर जा सकें हम, और उसको नई तरीके से हम डिवाइस कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और नए यूसेज जो हैं उसके हम अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो रिटेल इंडस्ट्री देखो, रिटेल मार्केट काफ़ी बड़ी है भारत में। तो अभी रिसेंटली एक ऐप, बहुत सारी ऐप्स ऐसी देखने को मिली है जो यहाँ पर रिटेल मार्केट को भी जो है प्रभावित कर रही हैं, उनको और बूस्ट करने की ओर जो है लेकर जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकान ऐप है, ये भी एक तरह का स्टार्टअप है।
यहीं से जो है आप मैसेज करो ऐप में से, जो भी आपने चीज़ किसी भी दुकान, जो आपके आसपास की कोई भी दुकान होगी, वहाँ से कोई भी सामान मंगवाना है। तो अभी आने वाली जनरेशन इस तरीके के ऊपर भी फोकस करेगी। जैसे जोमेटो देखो, ये भी एक तरह का स्टार्टअप है, ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको और फ़ायदा मिलेगा, और नए स्टार्टअप्स जो हैं वो निकल कर सामने आ सकते हैं जब एक हाई स्पीड डाटा जो है वो उपलब्ध होगा कंज्यूमर्स को। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ बिजनेस ग्रुप्स की बात करें, जैसे वेरिजॉन बिजनेस है, डेलॉयट है, सैप है। वेरिजॉन बिजनेस एक यूएस की कंपनी है, डेलॉयट एक यूके की कंपनी है। तो ये भी जो फाइनेंस के रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं, ओके, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो एसएपी भी इसी तरह है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो 5G कैपेसिटी है, तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है, जो एज कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एडवांस डाटा एनालिटिक्स को यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, और जो रिटेल स्टोर का एक्सपीरियंस है उसको बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है कंज्यूमर के लिए। और कंज्यूमर जो है इसको आने वाले समय में इसी तरीके से अप्रोच कर सकता है रिटेल मार्केट को। तो इस तरीके से जो सेलर है, जो रिटेलर है, उसको भी यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो उसकी जो भी इसके शेल्फ होंगे, जो भी प्रोडक्ट इन्होंने बेचना है, उसका जो मैनेजमेंट करना है, इन्वेंट्री स्टॉक के ऊपर यहाँ पर नज़र बनाए रखनी है, कितना माल आ गया है, कितना माल चला गया है। तो इसकी मैनेजमेंट भी उसके लिए आसान हो जाएगी। और एक बार जो है जो शेल्फ भर जाएंगी, दूसरी बार अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के हिसाब से जो है नए फ्रेश स्टॉक्स दोबारा से आने शुरू हो जाएंगे, पुराने शेल्फ खाली होता जाएगा। तो कहने का मतलब है रिटेल मार्केट में अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि 3 बातें हैं जो 5G टेक्नोलॉजी को 4G से अलग बनाती हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं तो एक तो सुपीरियर स्पीड मिलेगी आपको 5G में, इसके अलावा सुपीरियर डाटा मिलेगा, ओके। और लास्ट में बात कर रहे हैं ज़ीरो लेटेंसी मिलेगी। कहने का मतलब कि जो डिले हो जाता है जब आप कोई भी चीज़ क्लिक करते हो, कोई भी चीज़ सर्च करते हो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको प्रोसेस होने में, तो ये डिले हो जाता है, ओके, मैसेज दूसरी जगह पहुंचने तक, फिर दोबारा आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने तक। तो यहाँ पर ज़ीरो लेटेंसी की बात करें कि ये डिले जो है बहुत कम होगा। और अगर डिले कम होता है तो टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो काम जल्दी होगा 5G टेक्नोलॉजी से। और अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर रिमोट सर्जरी की और हम अगर 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, या फिर गेमिंग की और इसको यूज़ करते हैं, या फिर ऑटोनॉमस जो कार्स होती हैं, जो स्वचालित कार्स होती हैं कि वॉइस असिस्टेंट के हिसाब से हम उनको कमांड दे देते हैं कि आप आगे बढ़ो, उस तरीके से चल रही हैं, तो वहाँ पर भी नेटवर्क ही यूज़ होता है। गेमिंग में भी नेटवर्क ही यूज़ होता है, रिमोट सर्जरी में भी यहाँ पर नेटवर्क ही यूज़ होता है। तो अगर ज़ीरो लेटेंसी आती है, डिले बहुत कम हो जाता है, ओके, जब यहाँ पर जो रिस्पॉन्स निकल कर आता है, जो आप एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है दूसरे नेटवर्क तक, तो वहाँ पर जो डिले होता है अगर वो कम हो जाता है तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और आगे बात कर रहे हैं कि जितने भी केसेस निकल कर आते हैं, अगर सब जगह हम लेटेंसी एडवांटेज की ही हम यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे तो उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। सब जगह लेटेंसी एडवांटेज नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो लार्ज अमाउंट में जो डाटा निकल कर आएगा, ठीक है, उसको हैंडल करना, और वो डाटा फास्ट मूव करेगा, और साथ ही साथ इसको अगर इसको ही अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, ये एबिलिटी 5G टेक्नोलॉजी में है, तो ये भी काफ़ी है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो लेटेंसी एडवांटेज हो गई, और दूसरी ओर बड़ी अमाउंट का डाटा जो है उसको भी हैंडल कर पा रहा है, और दूसरा डाटा जो है फास्ट मूव कर रहा है। और रिटेल मार्केट में अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी फ़ायदा जो है देखने को मिलेगा। रिटेल से काफ़ी सॉल्यूशंस जो है इस तरीके से निकलेंगे। और आगे बात कर रहे हैं एज कंप्यूटिंग की। तो एज कंप्यूटिंग क्या होती है, एक तरह की एबिलिटी होती है कि कितना डाटा जो है लोकली जो है उसको प्रोसेस किया जा सकता है, और उसको बाद में जो है क्लाउड में भी प्रोसेस किया जा सकता है, उस डाटे को छोड़ना नहीं है, ओके। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरे प्रोसेस को, और आगे बात कर रहे हैं कि जो लोकली जितना भी डाटा प्रोसेस किया जाएगा उसको बाद में ट्रांसमिट किया जाएगा क्लाउड की ओर, और जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उसको यूज़ करके, इन्वॉल्व करके उस डाटे को क्लाउड में जो है स्टोर किया जाएगा, और जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा उसका, तो इसकी बात कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर के सामने वो सारी चीज़ें, वो सारा डाटा प्रेजेंट कर दिया जाएगा, और जो भी उसके आसपास की रियलिटी होगी उसके सामने आ जाएगी। और इसका यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस चीज़ की। तो जैसे मैंने यहाँ पर दुकान ऐप की एग्जांपल ली थी कि आपके आसपास के लोकल में जितनी भी दुकानें हैं, तो अगर आप कोई उसकी ऐप यूज़ कर रहे हो
तो आपके सामने सारा का सारा शेल्फ खुल जाएगा। ओके, सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या क्या चीज़ें आपने परचेज करनी है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, और भी बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर स्टार्टअप्स बन सकते हैं, जहाँ पर स्टार्टअप्स निकलने के चांसेस है, पोटेंशियल है, तो उन सब चीज़ें सब जगह पर जो है उस क्लाउड डाटा को यूज़ किया जा सकता है और कंज्यूमर के सामने अच्छी खासी रियलिटी जो है वो पेश हो जाएगी और उसी रियलिटी के बिहाफ पर जो है वो आगे जो है अपना एक्शन लेगा। और आगे बात कर रहे हैं चैलेंज की। जो सबसे बड़े चैलेंज निकल कर आते हैं स्टार्टअप्स के लिए वो होता है एक्सटेंसिव डोमेन जो नॉलेज होती है उसके रिगार्डिंग। और जब तक अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगी तब तक चैलेंज जो है बने रहेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनकी भी इंटीमेट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए और अच्छा बिजनेस जो है सॉल्यूशंस आपके पास उसके होने चाहिए जिस भी तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही साथ यूथ के साथ भी हमने अपना एक्सपीरियंस जो है उसको कंबाइन करके चलना है। तो जो नॉर्मल स्टार्टअप मॉडल होते हैं इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, और यहाँ पर पॉइंट यही है कि सपने लो, अभी नए यूज़ कैसे करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से पोटेंशियल ढूंढना है, उसको फिक्स करना है और आगे एग्जीक्यूट करना है और नए जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर जो है फोकस करना है। और आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि आपको लीडर बनना है, अपने क्षेत्र में लीडर बनना है, नया पोटेंशियल लेकर आइए आगे, नया स्टार्टअप लेकर आइए, ना कि किसी लीडर का आपने फॉलोअर बनना है। मतलब जैसे बहुत सारी ऐप्स चलती हैं, आप फॉलो करते हो, यूज़ करते हो, आप खुद से ऐप बनाओ, खुद से कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करो। तो ये बात जो है ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो अभी हम सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोर्ट्स शुड कर्व पॉलिसी मेकिंग इंस्टिंक्ट। तो कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारी न्यायपालिका है उसकी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आते हैं जहाँ पर न्यायपालिका को ही आगे आना पड़ता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग एक केस निकल कर आया है और बात चल रही है केरला हाई कोर्ट की। तो उन्होंने खुद से ही यहाँ पर संज्ञान लेते हुए इस किसी मैटर का, तो उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स दी हैं, कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कैंपस पुलिस यूनिट्स जो हैं उनको सेटअप करे। कि ये जो CPU सेटअप्स करने हैं इनका मेन मकसद क्या है? इनका मकसद है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं केरला में या कैंपसेस हैं वहाँ पर जो ड्रग यूज़ के केसेस है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट को बोला है कि अलग से कैंपस पुलिस यूनिट्स बनाए जाएं जो सिर्फ पर्टिकुलरली ऐसे ड्रग यूज़ वाले जो केसेस हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो में यहाँ पर केसेस निकल कर आते हैं सिर्फ उनको फोकस करें। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो न्यायिक विश्वास है वो बना रहे, जो अपराध है वो कम हो। ओके, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी जो है वो आगे आकर एग्जीक्यूटिव डोमेन में यहाँ पर काम कर रही है। तो आगे बात कर रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भारत में जितनी भी कोर्ट्स हैं कि वो आगे आकर एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस है खुद से लेकर उनके टेक ऑन करके आगे काम कर रही है। सो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? देखिए, 3 तरह के पिलर्स होते हैं भारत में जिसके रिगार्डिंग हमारा संविधान खड़ा है, जिसके रिगार्डिंग देश चलता है। सबसे पहली हम बात करते हैं जुडिशरी की, फिर लेजिस्लेशन की और फिर एग्जीक्यूशन की। ओके, तो जुडिशरी का काम है कि जो भी न्यायपालिका की जो यहाँ पर सिचुएशन है उसको सही करना है, सही फैसले देने हैं। देश को जितने भी फैसले निकल कर आते हैं, जहाँ कोर्ट केसेस निकल कर आते हैं, उनको सही तरीके से निपटारा करना है। लेजिस्लेशन का काम होता है कि नए कानून बनाने हैं और एग्जीक्यूशन का काम होता है उन्हीं कानूनों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो जनता है उसको उन कानूनों का फ़ायदा मिल सके। तो जितने भी IAS, IPS, IRS अधिकारी होते हैं उनका काम एज ए एग्जीक्यूटिव होता है, उनको एग्जीक्यूशन करनी होती है। गवर्नमेंट ने जो भी उनको ड्यूटी दी होती है, जो भी नई स्कीम आती है या नया लॉ होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते हैं। तो अगर ड्रग इश्यूज़ की बात करें तो ये भी एग्जीक्यूटिव का ही फंक्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन है कि इसको कंट्रोल करे। लेकिन जुडिशरी आगे आकर जो है ये इनको बता रही है कि आपको क्या करना है। तो जो आगे रुझान देखने को मिल रहे हैं वो यही देखने को मिल रहे हैं कि जो सही रोल था जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का, वो उस रोल को अच्छे से यहाँ पर वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये रुझान जो है इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं कि इंडिया में बहुत बार जो है कोर्ट जो है हस्तक्षेप कर चुका है एग्जीक्यूटिव में कि आप ये वाले काम करो, आप इस फंक्शन को इस तरीके से करो। जैसे अभी हाल ही हमने एग्जाम्पल लिया इसके बारे में। तो इस तरीके से कोर्ट को यहाँ पर चाहिए कि कोर्ट को डिज़ाइन किया गया है कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को इसका जो है इसको प्रोटेक्ट करके चलना है, ना कि इनको एज ए पॉलिसी मेकर्स बनाया गया था कि आपने पॉलिसी बनानी है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए हमारे लिए लेजिस्लेशन अलग से काम कर रही है पार्लियामेंट में।
तो उनका काम ही ये है कि उनका काम है कि नया कानून लेकर आना, उसको बाद में एग्जामिन करता है जुडिशरी। ओके, तो उसको सही लगता है तो उसको फिर बाद में लागू कर दिया जाता है। तो लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव्स का है। तो सबको अपने अपने रोल अच्छे तरीके से निभाने हैं आने वाले समय में, और उनके ऊपर फोकस करना है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनको फोकस करना चाहिए। जो भी इन्होंने फैसला देना है ना, तो जो हमारे यहाँ पर रूल्स बने हुए हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड है या फिर हमारा संविधान है, तो इनके बेसिस के ऊपर आप जो है फैसला दो। आपका काम ये है कि आपने निर्णय देना है। और पिछले 3 डिकेड से ये चीज़ देखी गई है कि जो कोर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। तो ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्यों हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ रही है कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव में? क्योंकि एग्जीक्यूटिव उस पर्टिकुलर काम में फेल होता जा रहा है कि एग्जीक्यूशन अच्छे से उनसे हो नहीं पा रही है। जैसे यहाँ पर ड्रग डिस्प्यूट की ही बात कर रहे हैं, ड्रग रिलेटेड मैटर्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो उसको रोकने में एग्जीक्यूशन जो है फेल हो रहा है, एग्जीक्यूटिव फेल हो रहा है। और आगे बात करें कि कुछ केसेस में ये भी चीज़ देखी गई है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते हैं। अगर कोई भी अपराध का केसेस आता है, जैसे यहाँ पर ड्रग अब्यूज़ का केस आया है, तो अपनी काम को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, तो उसके ऊपर भी ये अपना डिसीजन यहाँ पर दे देते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, तो उसी हिसाब से इनको काम करना होता है। तो ये भी फूंक होकर कदम रखते हैं, डायरेक्ट ये भी अप्रोच सीधे नहीं लगाते। तो इस तरीके का भी सिनेरियो भारत में एग्जीक्यूशन का है। और दूसरी और बात करने की, अगर कोर्ट की बात करें, अगर उन्होंने स्टेप इन करना ही है तो वो करें कानून के हिसाब से। जो भी कानून उसके हिसाब से बनाया गया है ड्रग के रिलेटेड, तो आप उसके हिसाब से जो है आप इंटरवीन करो, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन को आप दंड दो, उनको समझाओ, बोलो। आपके पास इसी चीज़ का कोर कॉम्पिटेंस है। ओके, तो आप बने हो, आपने डिसीजन देना है। तो कोर्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोर्ट लॉ के हिसाब से यहाँ पर इंटरवीन करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ खुद से सजेशन देनी शुरू कर दे कि आप ये चीज़ करो। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जैसे इस केस में कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है इस केस का, तो ऐसी जुरिस्डिक्शन को आप कौन सी जुरिस्डिक्शन कहेंगे? ओरिजिनल कहेंगे या एडवाइजरी कहेंगे, या फिर इसका कोई और नाम होगा? उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आगे बात करें कि अगर कोर्ट्स की बात करें तो उनके पास कोई टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो पॉलिसी इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सके या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू कर सके। तो इस तरीके का उनके पास किसी तरीके का कॉम्पिटेंस नहीं है। और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव को कह सकते हैं कि आप एक्शन लो। ओके, तो जो भी लॉ के हिसाब से एक्शन बन रहा होगा, आप उसको जो है फोकस कर सकते हो, कह सकते हो कि आप इसको इंश्योर करो, ये कानून ये कहता है, इसको इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से रेगुलेट करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से आप जो है इनको कह सकते हो कि आप एक्शन लो। तो साथ ही साथ आपने ये भी चीज़ ध्यान रखनी कि आप अपनी जॉब ना भूल जाएं, आपने साथ ही साथ लिबर्टी को भी प्रोटेक्ट करके चलना है। और जुडिशियल ओवररीच की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी प्रबल है, और जहाँ पर इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, वो भी इनफेक्चुअल है। इनकी इम्पीचमेंट की जा सकती है जो लेजिस्लेचर है उनके द्वारा, तो उनके पास भी ये रास्ता निकल कर आता है कि अगर उनको लगे कि किसी तरीके से जो हाई कोर्ट है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर जज अपनी जो पद है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ पर इम्पीचमेंट की यहाँ पर प्रावधान की बात कर रहे हैं। और लास्ट में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी तभी जीतती है जब हमारे जो तीनों पिलर्स हैं वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज को जो है परफॉर्म करेंगे सही तरीके से, और दूसरे की ड्यूटी के अंतर्गत यहाँ पर इंटरवीन करने का काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है जिसको जो काम मिला है, जुडिशरी को यहाँ पर जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना है, और लेजिस्लेशन को यहाँ पर लेजिस्लेशन के ऊपर काम करना है। तो तीनों को अपनी अपनी ड्यूटीज़ मिली हैं, तो अगर वही अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करते रहेंगे तो डेमोक्रेसी हमेशा जीतेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो ये वाला जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर बात की गई है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि किस तरीके का सिनेरियो भारत में हो चुका है, इसके रिगार्डिंग क्या इन्वेस्टर्स की दशा हो सकती है और क्या दिशा हो सकती है आने वाले समय में। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जितने भी क्रिप्टो एसेट ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो उनका अभी कंसर्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, उसको पार्लियामेंट में वो लेकर आएगी। और इस बिल का जो मेन मकसद होगा कि जितने भी तरह के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी भारत में अगर चल रही है तो उसके ऊपर टोटली बैन कर देना है। और इसके अलावा डिजिटल करेंसी के रूप में भारत सरकार क्या करेगी, एक नया फ्रेमवर्क जो है उसको फैसिलिटेट करेगी कि एक नए तरीके का जो है डिजिटल करेंसी भारत में लॉन्च की जाए, जिसको यहाँ पर
डिजिटल रुपीस भी जो है वो कहा जा रहा है कि इस तरीके का नाम उसका हो सकता है। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी यहाँ पर कहा गया। तो उसके उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी साल 2019 में ही कि आप जो है इस करेंसी को आप बैन करो। तो वहाँ पर क्या क्या बोला गया, तो उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बिल तैयार किया गया है। और उसमें कहा गया उसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को ही बैन नहीं करना है, इसके साथ साथ अगर इसकी मीनिंग होती है, अगर इसको जनरेट किया जाता है इंडिया में, इसको बेचा जाता है, इसको खरीदा जाता है, इसकी होल्डिंग रखी जाती है, वो भी जो है भारत में इलीगल होगी। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये भी रिकमेंडेशंस थी कि सजाएं भी होगी, ओके, फाइन भी होंगे, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। सो 10 से लेकर 7 साल तक की यहाँ पर सजा रखी हुई है अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ जो है पाई जाती है भारत में, जब यहाँ पर ये एक्ट बन जाएगा, जब ये बिल पास हो जाएगा। तो कल के एडिटोरियल में भी हमने अच्छा यहाँ पर डिस्कशन की थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था कि कितने कितने साल की सज़ा होगी, क्या फ़ाइन होगा। और आगे बात करें कि अब तक जितना भी प्रिंट तैयार हुआ है बिल का, तो उसमें अभी तक जो फ़ाइन होगा उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। और जो यहाँ पर बैन रखा गया है क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसके ऊपर तो बैन है, लेकिन साथ ही साथ जो इस टेक्नोलॉजी को जो चीज़ प्रमोट करती है, ओके, तो इसको हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो दूसरा नाम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट फॉर्म में DLT बोलते हैं। तो इसको जो है कंटिन्यू रखा गया है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि लॉ मेकर्स जो है ना, अभी भी लग रहा है कि किसी गलत फहमी में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है और जो बिटकॉइन है वो इनको बुरा लग रहा है। और आगे बात करें कि जो दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा जिसको हम बोलते हैं टोकन, ठीक है, जिसको दूसरे नाम से हम जानते हैं बिटकॉइन, और दूसरा हिस्सा जिसको हम डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं, और इसको कॉमन नाम जिसका है वो है ब्लॉकचेन। ओके, 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। और इसमें विश्वास ये चीज़ की जा रही है कि जो टोकन वाला पार्ट है वो यूजलेस है, ओके, और जो इसके 2 पार्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से अभी सेपरेट कर दिया गया है। और जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो लेजर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसको भी तोड़कर जो है उससे बेनिफिट्स लिए जाएं। तो ये गर्ग कमेटी की जो है ये रिकमेंडेशंस थी जो कि 2019 में निकल कर आई थी। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि कुछ अभी भी मिसिंग है, जो चीज़ यहाँ पर कैप्चर ये नहीं कर पाए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये रिकमेंडेशंस जो ये बिल तैयार किया गया है किस कमेटी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है, इस गर्ग कमेटी के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कमेटी ने यहाँ पर प्राइवेट की डेफिनेशन रखी है उसके बारे में, तो उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी तरह के डिजिटल एसेट्स हैं उनको सभी को जो है प्राइवेट की जो यहाँ पर टेप है वो लगा दी है। तो प्राइवेट वर्ड से सबको पेंट कर दिया है एक ही ब्रश से। तो यहाँ पर जो पब्लिक ब्लॉकचेन जो टोकन्स हैं जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है जिसको ईथर बोलते हैं, तो इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो ईथर यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक ओपन सोर्स है, इनका कोई भी सिंगल एंटिटी नहीं है। तो ये एक इनको यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करने से फेल हो गए हैं कि सभी टोकन्स जहाँ पर जो बने हैं वो सभी जो है करेंसी की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर BTC की बात करें, जहाँ लाइट कॉइन की बात करें, तो यहाँ पर एक ब्लॉकचेन है जो इनका एक बेस है जिसके हिसाब से ये डिराइव करते हैं, अपना फंक्शन देखते हैं अपने पर्पस के हिसाब से, और उसी के हिसाब से जो है आगे इनका काम चलता है। और आगे बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अस्पष्ट सी डेफिनेशन है जो यहाँ पर प्रूव कर रही है कि एक तरीके से इस इंडस्ट्री को ख़त्म करने की ओर जो है यहाँ पर बढ़ा रही है। और जितने तरह की रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाई गई हैं, तो जो इनोवेशन हो सकती है इस सेक्टर में, तो आने वाले समय में वो सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और बहुत ही यहाँ पर जो है जितने टोकनलेस डिजिटल लेजर सॉल्यूशंस निकल कर आ सकते हैं उसको छोटे पैमाने पर कैद कर रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से को हम यूज़ करेंगे, दूसरा हिस्सा जो है उसको बैन कर देंगे। तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर इसका डाटाबेस हो सकता था, जो डिजिटल करेंसी है इसका एक स्कोप हो सकता था, भारतीय मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो भी इससे फ़ायदा ले सकता था। अभी ये बाहर की जो वर्ल्ड की मार्केट है उनके ऊपर जो बाहर की सरकारें हैं वो फोकस कर रही हैं, अपने हिसाब से इसको यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर बात करें रेगुलेटिंग की, तो क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करना सबके लिए सरदर्दी बनी हुई, जितने भी रेगुलेटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। तो खास तौर पे किसी भी देश का अगर कोई रेगुलेटर होगा जो किसी करेंसी को रेगुलेट करता है, तो उस देश का सेंट्रल बैंक होता है जो
ये सब चीज़ों को देख के चलता है और सेंट्रलाइज कमांड देख के चलता है कि किस तरीके से करेंसी को लिक्विडेट करना है, जहाँ उसकी कमी करनी है। तो हम कैसे रेगुलेट करेंगे, जो यहाँ पर डिज़ाइन ही जो है डीरेगुलेटेड हुई है। ओके, वो जो यहाँ पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल ही नहीं की जाती, तो उस चीज़ को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। और 2019 में जो कमेटी ने यहाँ पर देखा था, जब ये रिपोर्ट तैयार की गई, तो उन्होंने 7 कंट्रीज़ का यहाँ पर डाटा देखा था, अलग अलग तरीक़ों से उनका एनालिसिस किया था कि कैसे वो क्रिप्टो करेंसी से डील कर रही हैं। और रिपोर्ट में यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई कि जापान ने बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज किया है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के मामले में, कि अगर पेमेंट करनी है तो वहाँ पर आप बिटकॉइन यूज़ करो। इसके अलावा जो चाइना है, तो चाइना ने वर्चुअल करेंसीज के ऊपर बैन लगाया हुआ है, तो हमने दूसरे वाला मॉडल जो है उसको फॉलो करके हम चल पड़े हैं और इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं जापानीज मॉडल की, कि जापान कैसे डील कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। तो यहाँ पर जापान की सरकार ने लाइसेंस ग्रांट किए हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज के जो एक्सचेंज होते हैं कि आप ऑपरेट करो, और उनको अलाउ किया है कि अपने एडिशनल रेगुलेशन जो है अपने आप के लिए आप जो है बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप जो है अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो। तो इन सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशन को सर्टिफाइड करेगी जापानीज गवर्नमेंट, और इससे यहाँ पर ये चीज़ तय हो रही है कि जो जापान की सरकार है वो चाह रही है कि हम ऐसी कोई भी अगर नई इनोवेशन आती है हम उसको प्रमोट करें और आगे लेकर चलें। और इसके अलावा उन्होंने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, इस तरीके के टोकन्स जो है वो भी एज ए सिक्योरिटीज जो है इनको भी अलाउ किया है, डिफाइन किया है, और अलाउ किया है कि आप जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनकी स्टैब्लिशमेंट कर सकते हो, और आईसीओ के थ्रू, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू जो है आप पैसा भी इकट्ठा कर सकते हो। जैसे ये हमारे यहाँ पर भारत में आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जिसके तहत कंपनी पैसा इकट्ठा करती है इन्वेस्टर से, और उसी पैसे को यूज़ करके आगे जो है कंपनी अपने जो काम होते हैं उनको एक्सपैंड करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जापान जो है क्रिप्टो करेंसीज के क्षेत्र में आईसीओ बना रहा है कि आप आगे बढ़ो। हम मतलब कहने का मतलब है अगर नई इनोवेशन आ रही है उसको प्रोटेक्ट करके चल रहा है, उसको आगे प्रमोट करके चल रहा है। और इन्होंने एक यहाँ पर सेफ स्पेस बना दी है जो जापानीज क्रिप्टो वेंचर्स हैं, कि आप अच्छे से ऑपरेट करो और आगे बढ़ो। और इसी समय उन्होंने यहाँ पर कस्टमर्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है, उस हिसाब से रूल्स बनाए कि आप जिस समय भी आप चाहें आप सेपरेशन हो सकते, कंपनी फंड से आप अलग हो सकते हो, आप अपना जो पैसा उसको लेकर साइड पे हो सकते हो। तो हमें सीखना होगा जापान का मॉडल है उससे, और जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमें अपनी इकॉनमी का माहौल भी देखना होगा, और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। और आगे बात कर रहे हैं जो गर्ग कमेटी है, ये जो इन्होंने अपना फैसला लिया था, इन्होंने सिर्फ 3 मीटिंग्स ली थी एक ही साल में, और 3 मीटिंग्स के बाद इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशंस तैयार कर दी। इन्होंने किसी भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं किया, और जो ड्राफ्ट अगर इनका इम्प्लीमेंट हो जाता है, इनकी रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो जो नए तरह की इनोवेशन आएगी, ग्रोथ आएगा, वो बुरे तरीके से हर्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर चाहिए कि अपना जो कदम है उसको पीछे ले, पहले कंसल्ट करें जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ, पब्लिक कंसल्टेशंस जो है उनको होल्ड करें, वहाँ पर बातचीत हो, रेगुलेशन के ऊपर यहाँ पर जो है काम किया जाए। तो इसके ऊपर फोकस करना है, ना कि सीधे सीधे हम जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बाहर का रास्ता दिखा दें। और बिल्कुल इंटरनेट की तरह जो रेगुलेटर्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते इसके ऊपर, तो यहाँ पर इनके ऊपर जो बैन लगा रहे हैं, जैसे BTC है, जहाँ इथीरियम है, तो इनकी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उनको रेगुलेट कर सकते हैं। उनके जो बिजनेस मॉडल है उनको आप जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि कि अपनी टेक्नोलॉजी में वो और आगे बढ़ें। और अभी जो RBI के बारे में अगर बात करें, तो RBI ने भी ऐसा कोई डाटा जो है उसको शो नहीं किया जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ है वो यहाँ पर अवैध है। किस बिहार पर ये चीज़ कह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या डाटा यहाँ पर शो करना चाहते हैं, उसके बारे में भी RBI ने अभी कुछ नहीं बोला है। सिर्फ इतनी बात बोली है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो भारत जो है उस भारत में ये चीज़ नहीं चल सकती है। और ये भी फैक्ट है कि अभी 342 के आसपास जो है डिजिटल करेंसी प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर और सर्विसेज जो है भारत में अभी काम कर रही हैं, और बिटकॉइन भी इसका यहाँ पर हिस्सा है एक। और अगर हम इनके बिजनेस में अगर किसी भी तरीके का हम बूम नहीं लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो आने वाले समय में खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम हाफ बेक जो रेगुलेशन है इनके ऊपर ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट कर देंगे, बिना ही किसी कंसल्टेशन के अलावा, मतलब कि किसी से बातचीत अभी की नहीं है, किसी इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेंट से आप मिले नहीं हो, अपनी मर्जी खुद से थोप रहे हो, तो ये चीज़ जो है ख़राब कर देगी इंडस्ट्री को। और आखिर में बात कर रहे हैं
कि एज ए कंट्री जो चाहती है कि अपने आप को सुपर पावर बनाना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सेल्फ रिलायंट बनाना है, तो भारत यहाँ पर जो है ना इग्नोर नहीं कर सकता नई टेक्नोलॉजीज़ को, और जो कि जिन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर पूरा वर्ल्ड अफोर्ड करके चल रहा है, फोकस करके चल रहा है, उनको अपने यहाँ पर उनको ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनको बैन करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर रियलाइज़ करना होगा कि रेगुलेटरी एक्सेस अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो इनोवेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, इनोवेशन के फिर किसी भी तरह के रास्ते नहीं रहते हैं। और डिसरप्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो हमेशा जो है सही मायने में आगे नहीं बढ़ पाती अगर उनके आसपास आप डर का माहौल जो है पैदा कर दोगे। तो अगर उनको टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे तरीके से आपने बढ़ाना है तो उनको रेगुलेट करो, कोई और रास्ता ढूंढो, लेकिन उनको बैन ही कर देना इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि आपने किसी एक नई इनोवेशन को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। और हम अभी बात करेंगे द स्पीकिंग ट्री की, तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ब्लूम टू फुल पोटेंशियल। तो अभी बसंत पंचमी है आज, तो बसंत ऋतु आ चुकी है, तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो बहुत सुंदर तरीके से एक फ्लावर की एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है कि कैसे ज़िंदगी को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी बसंत ऋतु आ गई है और धरती जो है अभी जागना शुरू हो चुकी है। अभी सूरज जो है वो भी उगना शुरू हो गया है, जो फ्लावर्स हैं वो खिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं फ्लावर्स की, तो वो एक तरह का जॉय जो है, खुशी जो है, पॉजिटिविटी जो है, कलर जो है और फ्रेगरेंस, खुशबू जो है वो फैलाते हैं। और फ्लावर जो है वो सिंबल है इस तरीके का कि लगातार जो है अपने ऊपर काम करना है और बाद में जो है दुनिया को जो चीज़ आपके पास है उसको ऑफर करना है। तो फ्लावर बिल्कुल अपने ऊपर काम करते रहता है, फिर उसके अंदर रस भरता है, फिर रस को आकर जो है भंवरे वगैरह जो और कीट जो होते हैं वो पीते हैं, तो दूसरों को जो है यहाँ पर पब्लिक सर्विस में वो आगे आ जाता है। तो इसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ना है। तो वो जैसे जो उसका बीज है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉन्टीन्यूटी ना उसका संकल्प, कॉन्टीन्यूटी मतलब कि लगातार एक काम को करते रहना है। और उनकी कोशिश यही होती है कि अपना जो बेस्ट है उसको यहाँ पर आगे प्रेजेंट करना है। और फ्लावर बिल्कुल एक साइलेंट लैंग्वेज में हमें बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है कि हम परफेक्ट हैं, हमारी जो रिफ्लेक्शंस है ठीक है वो डिवाइन है, हम अपने ऊपर हमने काम करना है पहले, ओके। फिर बाद में जो है यहाँ पर अच्छे न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और नेचुरल क्लैमिटीज़ के साथ भी जो है सामना करना है। उसके बाद और बहुत सारे चैलेंजेस है उसके ऊपर भी जो है ये सामना करते हैं। फिर बाद में जो है हम ब्लॉसम खिल सकते हैं। और फ्लावरिंग जो है ये यहाँ पर जो ज़िंदगी जर्नी होती है उसी को सिंबलाइज करता है। तो एक अच्छा फ्लावर जो होता है अच्छा खाना देता है, नरिशमेंट देता है, अच्छे कर्म प्रोवाइड करता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, और उसको वो बैक होल्ड नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और हालांकि बाद में वो प्लांट ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, फ्लावर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरी नेचर का जो परफेक्ट मैकेनिज्म है उसको वो अच्छे तरीके से जानता है कि कैसे ज़िंदगी को जो है ना पूरी तरीके से खिलाकर रखना है। तो हर एक जो है वो अपनी जो ब्लॉसम है उसको यहाँ पर परफेक्शन की ओर जो है फोकस कर सकते हैं, डिवाइन ब्यूटी की ओर फोकस कर सकते हैं, जिसने यहाँ पर बेनिफिट दिए हैं अपनी जितनी भी क्रिएशन है उनको, तो उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो जो फूल होते हैं, चाहे खुशी की घड़ी है चाहे दुखी की घड़ी है, सब जगह यहाँ पर फूलों को भेंट किया जाता है, चाहे जन्म है चाहे मरण है, चाहे आप सेलिब्रेशन कर रहे हो चाहे आप दुख जता रहे हो। तो योगी भी यहाँ पर जो भगवत गीता में यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावर्स के बारे में कि ये भी एक सेंटर्ड जो हिस्सा रखते हैं। तो यहाँ पर संबुद्धि की बात कर रहे हैं उस समय, और डेटर सीता प्रजना कर्मयोगी। ओके, तो यहाँ पर अगर सांत्वना देने की बात करें तो उसके रिगार्डिंग भी जो है फ्लावर्स काम करते हैं। तो जब भी कोई फ्लावर ब्लॉसम खिलता है तो कुदरत के कानून के हिसाब से जितने भी उसके अंदर गुण होते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो जॉय पैदा होता है उसको सब दूसरी जगह तक जो है फैलाने की कोशिश करता है और अपना कंप्लीट जो है सरेंडर नेचर की ओर कर देता है। और बिल्कुल जैसे इसका सीड होता है इसी में एसेंस होता है इस फ्लावर का। जब ये ब्लॉसम करता है फूली, तो अगर अच्छा बीज हो तभी अच्छे से ये ब्लॉसम करेगा। तो हम भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर अनअवेयर हैं इस तरीके के बीज बनने से। हमें अपने विचारों को सही करना होगा। अगर विचार सही होंगे तो हम भी एक अच्छे बीज के तौर पर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं और दुनिया को जो है एक अच्छी देन दे सकते हैं अगर हम अपना जीवन अच्छे से जीते हैं, अपने जीवन के ऊपर अच्छे से फोकस करते हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे जो फ्रंट पेज से सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर सेंसेक्स की बात कर रहे हैं कि 52,000 के मार्क तक यहाँ पर गया है सेंसेक्स। तो यहाँ पर
थोड़ी सी जो है लीड देखने को मिली है बैंकों के द्वारा। तो अभी जनवरी का जो इन्फ्लेशन का जो दर आई है, कल भी हमने एक अलग से लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की थी। तो रिटेल में जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को मिली है जनवरी में। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो उसके जरिए 20,700 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आई है फरवरी के महीने में। और जिन कंपनीज का स्टॉक ऑल टाइम हाई रहा, तो सबसे पहले टॉप पर अपोलो हॉस्पिटल्स है, फिर अडानी टोटल गैस है, अडानी ट्रांस है, आईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, बजाज विंसरी। ओके, तो इस तरीके से सभी हैं। तो यहाँ पर जो ग्लोबल इंडिसेस हैं, इन चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या नाम है इंडिसेस के। ओके, जैसे भारत के सेंसेक्स है, भारत में निफ्टी है। ओके, तो इसी तरीके से जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ग्लोबल इंडिसेस हैं। तो अगर बात करें कंट्री के हिसाब से, तो हांगकांग वो इसमें यहाँ पर एचएसआई बोला जाता है, जैसे यहाँ पर भारत में सेंसेक्स बोलते हैं, जापान में निकल बोलते हैं, इंडिया में निफ्टी बोलते हैं, कोरिया में कॉस्पल बोलते हैं, यूएस में नास्डैक बोलते हैं, ताइवान में TWSE और चाइना में शॉम्प। ओके, तो ये अलग अलग नाम हैं, आपको पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कुछ फंड मैनेजर्स ने यहाँ पर यह भी बात कही है कि इन्वेस्टर जो है अभी ध्यान रख रहे हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर। अगर इनका इन्फ्लेशन यहाँ पर थोड़ी सी प्राइसेस में कमी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज से ही है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको कहा है कि आप अपनी 1 मिलियन जो कोविड वैक्सीन है उसको वापस ले जाइए। तो उन्होंने हमारी दी हुई वैक्सीन अपनाने से मना कर दिया है साउथ अफ्रीका वालों ने। तो यहाँ पर क्यों यहाँ पर ये बात कही गई है, तो ऐसा इसलिए किया गया है साउथ अफ्रीका की तरफ से। अभी के लिए उन्होंने 2000 वॉलंटियर्स के ऊपर ट्रायल टेस्ट किया था हमारी वैक्सीन का, जिसमें से उनको जो एफिशिएंसी जो निकल कर आनी चाहिए थी वो बहुत कम निकल कर आई है। तो यहाँ पर सिर्फ 22% के आसपास जो है एफिशिएंसी देखने को मिली है, जिनको यहाँ पर सही इलाज मिला है। तो जो एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड जैब की यहाँ पर जो वैक्सीन है, जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है और डेवलप करके अलग अलग नेशंस में सप्लाई भेज रहा है, तो उसके ऊपर साउथ अफ्रीका ने इसको अभी वापस बुलाने को कहा है कि आप वापस ले जाइए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, ओके, तो यहाँ पर ये एस्ट्राजेनेका इसका यहाँ पर पार्टनर है। इसका काम है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में अफ्रीकन कंट्रीज में यहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई करें। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है WHO के द्वारा, जिसका नाम है कोवैक्स इनिशिएटिव। तो इसी इनिशिएटिव के तहत जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई भेज रहा है अलग अलग नेशंस में। तो अभी SII ने 1 मिलियन डोजेस की सप्लाई एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की साउथ अफ्रीका में भेजी थी। तो जो वैक्सीन है उसका एफिशिएंसी बहुत कम निकल कर आई। 90% जो नए इन्फेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, वो जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उससे यहाँ पर साउथ अफ्रीका में लोग प्रभावित हो रहे हैं। और कंट्री यहाँ पर चाह रही है कि हम एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को रिप्लेस करेंगे J&J एंड पिफिजर वैक्सीन के साथ। ओके, तो इनके साथ ये रिप्लेस करेंगे, दूसरी वाली वैक्सीन को यूज़ करेंगे। तो अफ्रीका की जो CDCP है, तो उन्होंने भी यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो J&J एंड पिफिजर जो वैक्सीन हैं वो ज़्यादा काबिलियत हैं, ज़्यादा बढ़िया है अगर जो नया स्ट्रेन अफ्रीका में अभी आया है उसके खिलाफ अगर हमने जंग जीतनी है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कौन से नाम की वैक्सीन बनाता है, और जो दूसरी और भारत बायोटेक है वो कौन से नाम की वैक्सीन बना रहा है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनके अभी CEO कौन है, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो आगे न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज से निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो EPFO के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अभी और एक झटका लग सकता है। तो अभी इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि अभी नया इंटरेस्ट रेट जो है फिस्कल ईयर 2021 के लिए वो बताया जाएगा EPFO के द्वारा, और इसमें जो है डिप देखने को मिल सकता है। फिस्कल ईयर 2020 में ये 8.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता था EPFO के जो सब्सक्राइबर्स थे उनको, तो अभी 8.5% से कम जा सकता है। तो पिछले 7 सालों से कम यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। 2019 में ये 8.65 था, तो अभी फिस्कल ईयर 20 में 8.5 है, पिछले साल से कम हुआ। तो अभी आने वाले साल में 21 में ये 8.5 से भी काफ़ी नीचे जा सकता है जो इंटरेस्ट रेट है, जो कि EPFO के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिलता है इनके पैसे के ऊपर। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं CBT है, वो 4 मार्च को मीटिंग करेंगे, इसके रिगार्डिंग नया डिसीजन लिया जाएगा नए एस्टीमेट्स के हिसाब से। जो रीज़न बताया गया है कि क्यों कट किया जा रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में, तो सबसे पहली बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर विड्रॉल हुआ है पैंडमिक के चलते। कि पैंडमिक के दौर में लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, और जिसके भी EPFO अकाउंट में पैसे थे तो लोगों ने वहाँ से उस पैसे को निकाल लिया कि अपने खर्चे चलाने हैं,
और इस ईपीएफओ अकाउंट्स में जो पैसा था उसमें कमी जो है देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अभी जितना पहले ब्याज मिलता था इनको उनके पैसे के ऊपर, अब जो है ईपीएफओ कम ब्याज देगा। और जो है इसके अलावा जो बात कर रहे हैं, जो रेट ऑफ डिपॉजिट है तो वो भी यहाँ पर जो है 10% के दर पर जो है कमी देखने को मिली है पिछले 3 महीनों में। तो ईपीएफ अकाउंट्स में डिपॉजिट भी बहुत कम गए हैं। तो ईपीएफओ अकाउंट हमेशा उस सब्सक्राइबर का बनता है जो किसी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को फॉलो करता है, या किसी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का या इंस्टीट्यूशन का मेंबर है या वर्कर है। तो उसका एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको नाम देते हैं ईपीएफओ, ओके, जिसका पूरा नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उस अकाउंट में उसकी ऑर्गेनाइजेशन और वही बंदा, ठीक है, अपनी सैलरी का 10% जो है उसमें डालता है। उसी सैलरी का 10% उसका जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है, वो भी डालता है। तो फिर इस ईपीएफओ अकाउंट में पैसा जमा होता जाता है और इसी के तहत इनको इंटरेस्ट भी मिलता है, रिटर्न मिलती है अच्छी। तो अभी उसी रिटर्न में जो है कमी देखने को मिल रही है। तो इसके 60 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ईपीएफओ के। तो अभी मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था, मौजूदा चेयरमैन कौन है, कौन से एक्ट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, और क्या यहाँ पर जो बाहर के जो यहाँ पर लोग हैं क्या वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह की पेंशन स्कीम है। तो इन जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ सबके आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं और फिर आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए। तो आगे जो न्यूज़ है ये है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो कोवैक्सीन है, पंजाब और केरला में अभी इनको लगाना है, इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो ये इन सरकारों का कहना है कि अभी जब तक फेज़ 3 के ट्रायल के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम वेट करेंगे और उसके बाद ही जो है कोवैक्सीन का ट्रायल जो है कोवैक्सीन को पंजाब और केरला में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब, यहाँ पर सभी राज्यों में ऑपोजिशन पार्टीज़ की सरकारें हैं, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि तीसरे फेज तक वेट करेंगे। तो कोवैक्सीन को कौन बना रहा है यहाँ पर? भारत बायोटेक, ओके। तो इन्होंने यहाँ पर भारत बायोटेक के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन को अभी तक के लिए यहाँ पर सस्पेंड रखा हुआ है। अभी यहाँ पर जो वैक्सीन यूज़ की जा रही है वो है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, ओके, जिसका नाम है कोविशील्ड, ओके। तो मैंने क्वेश्चन एक पूछा था तो उसका आंसर आपको अभी मिल गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रहा है उसका नाम कोविशील्ड है और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन के ऊपर अभी जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है, वेट कर रहे हैं 3 राज्य। और अभी तक जो है 37,000 से ज़्यादा जो डोजेज जो है हर एक राज्य को जो है आवंटित कर दी गई है कोवैक्सीन की। और आगे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो भी सेम पेज से है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डिकोडिंग टूल किट। तो ये क्या होती है टूल किट, इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो इसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये जो टूल किट होती है इसका यूज़ किनके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर जो सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स कैंपेनर होते हैं उनके द्वारा। तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रोटेस्ट एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो, या फिर अवेयरनेस रेस करते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए सरकार के खिलाफ, और उनको नई नई स्ट्रेटजीज बताते हैं कि कैसे आपने जो है प्रोटेस्ट करना है। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को यहाँ पर जो है हम टूल किट का नाम दे रहे हैं। तो ये टूल किट ही वर्ड जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है, ओके। तो इसके अलावा जो और बातें हो रही हैं कि अभी तक इस टूल किट का कहाँ कहाँ पर भी यूज़ किया जा चुका है। तो बहुत सारे बड़े प्रोटेस्ट में इसको यूज़ किया जा चुका है, जैसे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था 2011 में। इसके अलावा ब्लैक लिव्स मैटर ऑफ 2020 हुआ था, हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, इंडिया में भी एंटी CAA प्रोटेस्ट हुए थे 2019-20 में। तो उस समय भी यहाँ पर इसी टूल किट को यूज़ करके ऐसा माहौल बनाया गया था। और इसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर कौन इसको यूज़ करता है? तो अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वही इसको यूज़ करेगा, वही इस तरीके से यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजीज बनाकर चलेगा, प्रोटेस्ट को और बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, बिजनेस हेड होते हैं, जहाँ पर जो रिसोर्स होता है जिनके पास, वो टीम मेंबर्स यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर प्लान तैयार करते हैं और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं और तरीके से करते हैं कि जो भी इनका प्रोजेक्ट हो, जो भी प्रोटेस्ट हो, वो अच्छे तरीके से फैलता रहे और अच्छे से फैल जाए। इनका मेन मोटिव यही होता है कि अगर एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सभी जगह फैला दो, और सभी जगह जब फैला दोगे तो सभी जगह से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा निकल आएंगे। आप जिस चीज़ के भी खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो सरकार जो है आपकी बात मान ही लेगी। और प्रोटेस्ट के अलावा जब पहले इनको यूज़ किया जाता था तो पहले जैसे स्पीच दी जाती थी,
पैम्फलेट्स बांटे जाते थे, तो उस समय सिंपल यूज़ होता था इनका। अभी जो डिजिटल टूल किट्स में इनका जो कन्वर्जन हो चुका है, तो अभी ये यहाँ पर एक इफेक्टिव टूल के तौर पे काम कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट को और लंबे ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसके ऊपर फोकस करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूएन बॉडीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, वो इनको यूज़ करती हैं रेगुलरली। और इसके अलावा जो आइडिया होता है वो होता है कि यहाँ पर टूल किट को प्रमोट करना है किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट जो है ना उसको और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और यूनाइट करना है। और जो सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर दूर दूर तक फैला देना है, इतनी दूर तक कि अच्छे तरीके से ये कोऑर्डिनेट भी करते रहें और जहाँ जहाँ तक जो जो काम पहुँचना है वहाँ पर वो काम भी करते रहें, प्रोटेस्ट साइट्स को यहाँ पर जो है मैनेज भी करके चलते रहें। और एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था 2019-20 में, तो उस समय भी टूल किट शेयर की गई व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर हैंडल्स उसके रिगार्डिंग चलाए गए, डिजिटल कैंपेन्स चलाई गई और वहाँ पर ये चीज़ बताई गई अगर आपको पुलिस भी पकड़ लेती है तो तब आपको क्या करना है। और वहाँ पर आइडियाज़ बताए गए कि आपको कैसे फूड मिलेगा, किस तरीके से वाटर के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, दवाइयाँ कैसे मिलेंगी, कैसे प्रोटेस्ट को और जो है एनकरेज करना है। तो ये सभी चीज़ें जो है टूल किट के द्वारा इनके मैसेज जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और आगे जो एग्जांपल ली गई है वो हांगकांग की ली गई कि कैसे वहाँ पर मास्क पहनकर आप प्रोटेस्ट करो, इसके रिगार्डिंग टूल किट चलाई गई, एडवाइस दी गई अलग अलग जगह पर। जो ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था तो यहाँ पर भी जो एनजीओज थे उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है उनको यहाँ पर फैलने से रोकना है, तो इस रिगार्डिंग उसका यूज़ किया गया। और स्पेशल फोकस दिया जाएगा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपने जो एरिया से उनको फोकस करके चले। कहने का मतलब कि किसी भी तरीके से जो प्रोटेस्ट है ना उसको ख़त्म नहीं होने देना है। किसी भी तरीके से कोई बोल सकता है कि सरकार जो है राज़ी हो गई, या किसी तरीके से ये बोल दिया जाए कि वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन जो फेक न्यूज़ ना उसको भी काउंटर करके चलते हैं यहाँ पर। और आगे जो न्यूज़ है ये है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज से। तो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने बात कही है कि जितने भी लोग जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है उनको तीसरे फेज में वैक्सीनेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो भारत का कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अभी आने वाले समय में 27 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जो है इनको वैक्सीनेट करेगा। तो मार्च में जल्दी ही जो है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अभी 2 हफ्तों के बाद जो है गवर्नमेंट जो है नया स्टार्ट लेने जा रही है, नई तरीके से जो है जो वैक्सीन हैं उनको बांटेगी, उनको जो है लगाएगी अपनी पॉपुलेशन को। और आगे जो न्यूज़ है ये भी कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से है। तो यहाँ पर जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो अभी वेट कर रहा है कनाडा की परमिशन की। जब वो यहाँ पर परमिशन देंगे तभी जो है यहाँ से सप्लाई भेजी जाएगी वैक्सीन की, कोवैक्सीन की कनाडा में। तो अभी के लिए यहाँ पर फिलहाल रुका हुआ है काम। तो जो CEO है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जिनका नाम है अदार पूनावाला, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 महीने के कम समय में जो है यहाँ पर सप्लाई भेज दी जाएगी। तो इसके अलावा कितनी सप्लाई अब तक हम भेज सके हैं ओवरऑल जो वर्ल्ड की मार्केट है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि टोटल 24 मिलियन की यहाँ पर जो है वैक्सीन सप्लाई की यहाँ पर डोजेस की ऑथराइजेशन है इंडिया के पास कि इतनी आपने सप्लाई भेजनी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है 25 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया जो है सप्लाई भेजेगा वैक्सीन की। और जो इसका एक्सपोर्ट होगा इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो देख कर चलेगा कि किस हिसाब से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका हम। और अभी तक के लिए जो 16.7 मिलियन डोजेज जो है वो 20 कंट्रीज तक जो है हमने सप्लाई कर दी हैं। तो जो दवाई अभी सप्लाई की गई उसका नाम कोविशील्ड है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाता है। और आगे जो न्यूज़ है वो है ET मार्केट्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर RBI प्लान कर रहा है, तो RBI यहाँ पर कह रहा है कि वो 10,000 करोड़ रुपए के जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है उनको खरीदेगा और साथ ही साथ इसी क्वांटिटी के जो शॉर्टर जो ड्यूरेशन पेपर्स हैं उनको बेचेगा, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होंगे उनको बेचेगा। तो इसी के तहत जो है RBI इसको कहता है ऑपरेशन ट्विस्ट। तो इसी की तरह का एक और ऑपरेशन करने जा रहा है जिसके अंतर्गत जो है 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है इसके लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदे जाएंगे। तो ये होता क्या है, इसको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब क्या है? देखिए RBI का एक इनिशिएटिव है जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनको कंट्रोल करके चलना है, जिसका मतलब ये रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर वो कम से कम रहे। तो अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कहने का मतलब देखो, अगर भारत सरकार किसी डैम के ऊपर काम करना चाहती है, नया डैम बनना है, तो वहाँ पर उस डैम को बनते बनते 15-20 साल लग जाते हैं, तो काफ़ी लंबे समय लग जाता है। तो आप हिस्ट्री देखो, बहुत सारे डैम भारत के ऐसे हैं जिनको 50-50 साल भी लग गए हैं बनते बनते। तो मतलब कि डैम ने तो बनना ही है, तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए।
तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है ना जो कम से कम मिले, तो इसी के तहत आरबीआई जो अपना टूल जो है इसको यूज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। और जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तहत जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं लॉन्ग टर्म के, ये खरीद लेता है, और जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड होते हैं इनको ये बेच देता है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या फ़ायदा होता है कि मार्केट के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, और जो रिटेल स्पेंडिंग होती है उसको एक स्पेस मिल जाती है, और मार्केट अच्छे से जो है आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और आगे जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से। तो यहाँ पर आईशर, एमआरएफ, एचसीएल टेक, तो यहाँ पर ये टॉप कंपनीज हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड खरीदा है। तो जनवरी की अगर जनवरी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये टॉप कंपनीज निकल कर आ रही हैं। तो ज़्यादातर ऑटो सेक्टर से है, ऑटो एंसिलरीज वाली सेक्टर्स में से कंस्ट्रक्शन, आईटी कंपनीज हैं जो यहाँ पर इस इंडेक्स में टॉप पर नज़र आ रही हैं, जिन्होंने यहाँ पर एज ए लीडिंग फंड मैनेजर के तौर पर काम किया है। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक तरह का यहाँ पर फाइनेंशियल व्हीकल है जिसके रिगार्डिंग जो है पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर्स से, और उनको इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज़ में। तो सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए, और जो अदर एसेट्स हैं वहाँ पर। तो ये 3 तरह के यहाँ पर टॉप जो है फंड हाउसेस हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड है, फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, फिर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है। तो उसके रिगार्डिंग आप देखो टॉप एडिशंस कौन कौन सी हुई हैं एसबीआई में, कौन कौन से यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आया है, सेल आया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। रिडक्शन हुई है जो यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, जो नई एंट्रीज हुई हैं ये उनके नाम है, और जो कंप्लीट एग्जिट करके चले गए हैं, मतलब जिनका भी कोई शेयर भी नहीं रहा म्यूचुअल फंड में, तो ये इनके नाम है। तो इसी तरीके से आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में देख सकते हो, और आईसीआईसीआई में आप जो है देख सकते हो कौन आया है और कौन गया है। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में जो है उछाल देखने को मिला है लगातार दूसरे महीने जनवरी में। तो देखो आप जुलाई से शुरू करो तो जुलाई तक जो हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो नेगेटिव में था, -10 था, और आगे बढ़ते बढ़ते दिसंबर आया तब जाकर थोड़ा पॉजिटिव हुआ, थोड़ा सा उछाल देखने को मिला एक्सपोर्ट में। अब जनवरी महीने में थोड़ा काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, 0.14 से 6.16 तक हम पहुंच गए हैं। तो इतने % हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है जनवरी महीने में। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट जो ग्रो हुआ है तो ट्रेड डेफिसिट जो वो भी कम हुआ है। इसके अलावा 22 से लेकर 30 अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट में वृद्धि देखने को मिली है। और जो गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है हमें। और जो डोमेस्टिक अगर आइटम की बात करें तो जो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड इम्पोर्ट हैं वो 7.5% के हिसाब से बड़े हैं, इम्पोर्ट भी बड़े हैं और एक्सपोर्ट में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो एक यहाँ पर अच्छा इंडिकेटर है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है काफ़ी अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो रहा है। अभी ये $14.54 बिलियन तक आ गया है, कम हुआ है। और जो ट्रेड गैप है जनवरी 2020 में ये $15.3 का था, और अभी दिसंबर में ये $15.44 बिलियन का हो चुका है। और आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो वाले पेज में से ही। तो जनवरी का जो होलसेल इन्फ्लेशन डाटा आया है उसमें 2.03% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। सबसे जो टारगेटेड सेक्टर रहा है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सेक्टर। तो यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिला है, तो 5.13% के हिसाब से यहाँ पर जो अप देखने को मिला है। दिसंबर में ये 4.24% के आसपास था मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के क्षेत्र में। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप कल शाम की वीडियो देखिए, तो उसमें अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो नई इन्फ्लेशन दर आई है उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन की है। तो फूड इन्फ्लेशन में जनवरी में यहाँ पर महंगाई कम हुई है, ओके। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स और पोटैटोज़ हैं, वेजिटेबल्स के क्षेत्र में 20.82% का यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ज़्यादा है, बड़ा है। और पोटैटोज़ के क्षेत्र में कम हुआ है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर चार्ट है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो इस हिसाब से आप इन्फ्लेशन दर देख सकते हो। और आगे जो न्यूज़ है ये है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो टाटा ट्रस्ट है वो अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है उसको बदलना चाह रहे हैं, अभी बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो यहाँ पर टैक्स स्टेटस है वो अभी पड़ताल के अंतर्गत आ चुका है, ओके। तो यहाँ पर ये अपने जो ऑडिट्स हैं और जो इंटरनल कंट्रोल है इनको और स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं टाटा वाले। तो उसको इसके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ये। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो इनका डेलीगेशन ऑफ पावर है और जो एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स है, जो भी ये ग्रांट्स जारी करती हैं वो सबसे पहले अप्रूव की जाएगी एक प्रोफेशनल सीईओ के द्वारा, उसके बाद जो इनके ट्रस्टीज़ हैं उनके द्वारा, और फिर बाद में जो बोर्ड का यहाँ पर समर्थन है वो भी इसको चाहिए होगा। जो सीईओ और जो ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान रखेंगे जो फंड एलोकेशन है उसके ऊपर। ऑब्जेक्टिव यही है
कि जो सोशल इम्पैक्ट है उसको सही करना है। और टाटा ट्रस्ट यहाँ पर जो है प्रोफेशनल जो यहाँ पर जो CEO है उनको यहाँ पर फॉलो करके चलेगा। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ बॉस्टन बेस्ड ब्रिज स्पैन ग्रुप। और आगे जो न्यूज़ है वो भी कंपनीज वाले पेज में सही है। तो यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर नोटिस इशू किया है फेसबुक और व्हाट्सएप को। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि आप बेशक 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनीज हो सकती हैं, लेकिन जो लोगों की प्राइवेसी है उसकी कीमत आपके पैसे से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके चलें। तो सरकार ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अपना जो यूज़र का हमारा डाटा है उसको यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, उसको प्रोटेक्ट करके चलना है। और इसके अलावा और भी क्लेम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं कि व्हाट्सएप ने जैसे अपनी यूज़र पॉलिसी चेंज की थी, बाद में फिलहाल फिर बदल दी उसने, उसको डिले कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है कि इससे इंडियंस की जो प्राइवेसी है वो हर्ट हो सकती है। और आगे जो न्यूज़ है वो है डिस्रप्शंस वाले पेज में से। तो यहाँ पर नैस्कॉम ने ये बात कही है कि जो हमारी IT इंडस्ट्री है वो 2.3% के हिसाब से बढ़ी है और $194 बिलियन की जो है वो हो चुकी है इस साल, इस फिजिकल ईयर में। तो यह आप डाटा देख सकते हो, यहाँ पर ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक डाटा है, एक्सपोर्ट्स है, ई-कॉमर्स का यहाँ पर फिगर कैसे ग्रो कर रही है। तो 8% हमारी जो नेशनल GDP है तो उसमें से 8% हिस्सा हमारी IT इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर अच्छा शेयर भी है एक्सपोर्ट में, 5.2% रिलेटिव शेयर है हमारे एक्सपोर्ट्स में और 50% तक का शेयर है हमारे टोटल FDI में। और अभी तक यहाँ पर नेट हायरर के तौर पर अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 4.47 मिलियन की वर्कफोर्स है और 1,38,000 अभी न्यू हायर्स किए गए, नए लोग भर्ती किए गए हैं इस IT इंडस्ट्री में। तो अलग अलग सेक्टर्स में देखो, IT सर्विसेज में भी ग्रो कर रही है, BPM में ग्रो कर रही है, जो R&D है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी हो रही है, हार्डवेयर में बढ़ोतरी हो रही है। तो अलग अलग डाटा आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और अभी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जो है टेक स्टार्टअप हब है हमारी IT इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर 12,500 से ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज है, 1600 नई कंपनीज ऐड हुई हैं 2020 में। तो पिछले 3 साल तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है अभी तक। 12 न्यू यूनिकॉर्न्स जो है यहाँ पर जो है फंडिंग के तौर पर जो है आगे आकर अभी जो है अपना काम दिखा रहे हैं। और अभी समय है कि 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके सामने हैं, वेग, जेओपार्डी एंड कंजक्शन। इनको पढ़िए, इनकी बार बार रिपीटेशन कीजिए शीशे के सामने जाकर और कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस बनाएं जिसमें इन तीनों वर्ड्स को बार बार यूज़ करें। और अभी बारी है इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है एनिमल स्पिरिट। तो एनिमल स्पिरिट क्या होता है? एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है जो कि बहुत ज़रूरी एक तरह के इंग्रेडिएंट के तौर पर काम करता है इकॉनमी में। अगर अच्छी इकॉनमी आपने ग्रो करनी है तो ये कंसेप्ट दिया था J.M. केनिस ने। तो इसी को हम जो है एनिमल स्पिरिट बोलते हैं, जो एक कॉन्फिडेंस जो बाहर निकल कर आता है कि हाँ मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये बात करें कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब यहाँ पर किसी भी लॉस का यहाँ पर जो है फैक्ट नहीं समझता, उसको एक साइड पे रख देता है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, इकॉनमी अच्छे से ग्रो करी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये कहाँ से आता है, अभी तक ये मिस्ट्री है। एनिमल स्पिरिट कहाँ से डेवलप होती है? क्या इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है बाहर से? तो क्या फिर ये जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसके अंदर जो है ये चीज़ मिलती है कि हाँ भाई एनिमल स्पिरिट के हिसाब से हम काम करेंगे आगे? तो अभी समय है नक्शे को पहचानने का। आइडेंटिफाई कीजिए किस स्टेट का मैप है ये। तो ये कल के नक्शे की डिटेल है। कल क्वेश्चन था कर्नाटक का, तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र से, गोवा से, केरला से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सभी राज्यों से बॉर्डर टच होता है कर्नाटका का। और आगे देखिए 1965 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कैपिटल बेंगलोर है, डिस्ट्रिक्ट 31 है टोटल। और इसके अलावा जो गवर्नर है उनका नाम है वाजूभाई वाला, चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा जी हैं। और इसके अलावा जो लेजिस्लेचर है बाईकैमरल है। बाईकैमरल मतलब यूनिक, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लोकसभा की सीट्स आप देख सकते हो, लोकसभा की 224 लोकसभा की यहाँ पर 28 सीट्स हैं, राज्यसभा की 12 सीट्स हैं, असेंबली की सीट्स 224 हैं और काउंसिल की सीट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स जो है 75 है। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो 6 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा जो इनका सॉन्ग है जया भारत जैनिया तनुजते। इसके अलावा जो मैमल है वो इंडियन एलिफेंट है, बर्ड इंडियन रोलर है, फ्लावर लोटस है, जो इनका स्टेट ट्री है वो है सैंडलवुड, जिसको हम चंदन बोलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।